नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान असमानी। चुनावी यात्रा में आज बात एक और ऐतिहासिक, आर्थिक और राजनीतिक महत्व वाली सीट की। पश्चिमी यूपी के ये सीट अपनी विविधताओं के लिए पूरी दुनिया में जानी पहचानी जाती है। यहाँ का इतिहास जितना प्राचीन है उतना ही दिलचस्प मेरा चुनावी इतिहास भी है। कौन सी है वो सीट, क्या है इसका इतिहास और भूगोल, और किस तरीके से ये क्षेत्र देश और प्रदेश की राजनीति को दिशा और दशा देती है, देखिए खास रिपोर्ट। मुरादाबाद लोकसभा क्षेत्र का चुनावी रण। ऐतिहासिक क्षेत्र का पूरा हाल हिसाब, अर्थ, भूगोल और इतिहास का भी हाल, जातीय समीकरणों का क्या है आधार, किसकी कब कैसे हुई नैया पार। रामगंगा नदी के किनारे स्थित आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक महत्व वाला मैं मुरादाबाद हूँ। यूपी का मैं वो शहर हूँ जो अपने आप में कई विविधताएं समेटे हुए है। इसमें पीतल उद्योग सबसे खास है। इस उद्योग की वजह से मैं दुनिया भर में पीतल नगरी के नाम से प्रसिद्ध हूँ। मेरे कारीगरों के बनाए आधुनिक आकर्षक पीतल के बर्तनों और गहनों के देश ही नहीं बल्कि अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और जर्मनी में भी काफी मांग है। वहीं मेरे यहाँ हिंदू और मुस्लिम आबादी का अनुपात तकरीबन समान है, इसलिए इसे यहाँ की कला पर इंडो इस्लामिक छाप देखी जाती है। ऐतिहासिक दृष्टि से मैं काफी संपन्न हूँ। मुझ पर मौर्य गुप्तवंश सम्राट हर्षवर्धन पृथ्वीराज चौहान ने शासन किया। ऐसा माना जाता है कि 12वीं शताब्दी में मुरादाबाद को चौपला कहा जाता था। 16वीं शताब्दी में राजा राम सुख चौपला का शासक हुआ करता था। 1624 के बाद रुस्तम खान ने चौपला पर आक्रमण करके इसका नाम रुस्तम नगर रख दिया। लेकिन जब शहंशाह को पता चला तो उसने अपने बेटे मुराद बख्श को यहाँ भेजा। मुराद बख्श ने मुझे अपने कब्जे में लेकर इसका नाम मुरादनगर रख दिया, जिसे बाद में मुरादाबाद कहा जाने लगा। मेरे दर्शनीय स्थल की बात करें तो यहाँ कई प्रमुख दर्शनीय स्थल पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। बकीपुर में स्थित जामा मस्जिद काफी प्राचीन है। इसे 1631 में बनाया गया था। वहीं यहाँ के डियर पार्क जो प्रेम वंडरलैंड के पास स्थित है, वहां पर हिरण, मगरमच्छ, बत्तख समेत कई प्रजातियों के जानवर मौजूद हैं। इसके साथ ही श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर मेरे केंद्र में स्थित है। कहा जाता है कि भगवान पारसनाथ वाराणसी में पैदा हुए थे, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद वो एक कुएं से बरामद हुए थे। मेरे यहाँ की हनुमान मूर्ति मंदिर प्राचीन मंदिरों में से एक है। पीतल नगरी के नाम से मशहूर मेरे शहर के इतिहास के साथ मेरा संसदीय इतिहास भी बड़ा दिलचस्प है। आजादी के बाद 1952 में हुए पहले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की लहर के दौरान कांग्रेस उम्मीदवार राम सरन ने जीत हासिल की। 1957 में भी कांग्रेस की लहर जारी रही और राम सरन दूसरी बार सांसद चुने गए। 1962 में मेरे मतदाताओं का रुख कांग्रेस के विरुद्ध हो गया। इस बार मेरे यहाँ कांग्रेस की लहर के विपरीत निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर सैयद मुजफ्फर हुसैन ने जीत हासिल कर सभी को अचंभित कर दिया। 1967 और 1971 के चुनाव में भी मेरे मतदाता कांग्रेस से बागी बने रहे, लेकिन इन दोनों चुनावों में मुझ पर भारतीय जनसंघ का कब्जा रहा। 1967 में जनसंघ के ओम प्रकाश त्यागी और 1971 में वीरेंद्र अग्रवाल मेरे सांसद चुने गए। 1977 में इमरजेंसी के बाद हुए चुनाव में इंदिरा विरोधी लहर में मेरे यहाँ जनता पार्टी के उम्मीदवार गुलाम मोहम्मद खान ने जीत हासिल की। 1980 में भी मेरे मतदाताओं का भरोसा गुलाम मोहम्मद खान और जनता पार्टी पर कायम रहा और वो दूसरी बार मेरे यहाँ से सांसद निर्वाचित होने में कामयाब रहे। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस की लहर में 1984 में मेरे यहाँ कांग्रेस ने वापसी की। इस बार कांग्रेस के टिकट पर हाफिज मोहम्मद सिद्दीक ने जीत हासिल की, लेकिन 1989 में जनता लहर के दौरान मैं कांग्रेस से फिर दूर हो गई और गुलाम मोहम्मद खान ने फिर वापसी की। इस बार गुलाम मोहम्मद जनता दल से सांसद चुने गए और तीसरी बार सांसद बनने में कामयाब रहे। 1991 के लोकसभा चुनावों में राम लहर के बावजूद वो मतदाताओं के बीच अपनी छाप बनाने में कामयाब रहे और जनता दल से ही चौथी बार सांसद चुने गए। 1996 में जब मुलायम सिंह यादव की लहर चली तो यहाँ सपा ने अपनी पैठ बना ली और पहली बार जीत हासिल की। 1996 में मेरे यहाँ सपा प्रत्याशी के तौर पर शफीकुर रहमान बर्क ने जीत हासिल की। 1998 में राम लहर के दौरान मेरे मतदाता सपा और शफीकुर रहमान के साथ रहे और शफीकुर रहमान मेरे यहाँ दूसरी बार जीतने में सफल रहे।
हालांकि 1999 में अखिल भारतीय लोकतांत्रिक कांग्रेस मेरे यहाँ पैठ बनाने में कामयाब रही और इस बार चंद्र विजय सिंह जीतने में कामयाब रहे। 2004 में जब सपा की एक बार और लहर आई तो मेरे यहाँ शफीकुर रहमान तीसरी बार सांसद चुने गए। 2009 में जब सपा ने कल्याण सिंह से गठबंधन किया तो पूरे प्रदेश में मुस्लिम सपा से बागी हुए, जिसका फायदा कांग्रेस और बसपा को हुआ। यही वजह थी कि 2009 में मेरे यहाँ क्रिकेटर से राजनेता बने मोहम्मद अजहरुद्दीन ने कांग्रेस की लहर में मेरे यहाँ जीत हासिल की। 2014 की मोदी लहर में मेरे यहाँ पहली बार बीजेपी अपना खाता खोलने में कामयाब हुई और कुंवर सर्वेश सिंह को मेरा सांसद बनने का मौका मिला। हालांकि 2019 में मोदी लहर के बावजूद सपा बसपा गठबंधन के उम्मीदवार सपा के एसटी हसन ने जीत हासिल की और मौजूदा वक्त में वो लोकसभा में मेरा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक मेरी कुल आबादी 47,72,006 है। मैं यूपी का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर हूँ। इनमें 25,03,186 पुरुष और 22,68,820 महिलाएं हैं। यूपी के कुल लिंगानुपात 912 के मुकाबले मेरे यहाँ प्रति 1,000 पुरुषों पर 908 महिलाएं हैं। मेरी साक्षरता दर 70.65% है, जिसमें 74.05% पुरुष और 66.90% महिलाएं साक्षर हैं। मेरे यहाँ कुल मतदाताओं की संख्या 19,39,200 है, जिसमें महिला मतदाता 8,50,050 और पुरुष मतदाताओं की संख्या 10,50,150 है। मेरे संसदीय क्षेत्र में कुल 5 विधानसभा सीटें आती हैं। इनमें बहपुर कांठ, ठाकुर द्वारा, मुरादाबाद ग्रामीण और मुरादाबाद नगर शामिल है। इनमें से बहरपुर बिजनौर जिले में आती है, जबकि दूसरी 4 सीटें मुरादाबाद जिले की हैं। इनमें से कोई भी सीट रिजर्व नहीं है। 2022 के विधानसभा चुनावों में इन 5 सीटों में 3 पर सपा और 2 पर बीजेपी का कब्जा रहा था। बिजनौर की बहपुर विधानसभा सीट से बीजेपी के कुंवर सुशांत सिंह ने जीत हासिल की थी। वहीं कांड से सपा के कमल अख्तर विधायक निर्वाचित हुए थे। ठाकुर द्वारा भी सपा के कब्जे में रही थी। यहाँ से नवाब जान विधायक हैं। मुरादाबाद ग्रामीण से सपा के मोहम्मद नासिर ने जीत हासिल की थी। वहीं मुरादाबाद शहर से बीजेपी के रितेश कुमार गुप्ता विधायक हैं। कांग्रेस और बसपा यहाँ भी अपना खाता खोलने में नाकाम रही थी। आजादी के बाद मेरे यहाँ किसी एक दल का वर्चस्व कायम नहीं रहा। राजनीतिक लहरों पर सवार होकर इस सीट पर अधिकतर उम्मीदवार जीत हासिल करते रहे। सबसे अधिक 4 बार यहाँ कांग्रेस के प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है। इसके बाद सपा और भारतीय जनता पार्टी ने 3 बार पीतल नगरी की सीट पर जीत का परचम लहराया। वही जनता पार्टी के दल भी कुल मिलाकर 4 बार जीत दर्ज करने में सफल रहे। बात अगर यहाँ के जातीय समीकरणों की जाए तो मेरे यहाँ कुल 52.14% हिंदू और 47.12% मुस्लिम है। मेरे यहाँ सत्ता की चाबी मुस्लिम वोटरों के हाथ में मानी जाती है। एक अनुमान के मुताबिक मेरे यहाँ मुस्लिम मतदाताओं की संख्या करीब 8,80,000 के करीब है, जो कुल मतों का 45% से ज्यादा है। अनुसूचित जाति के जाटव मतदाताओं की संख्या मेरे यहाँ करीब 1,80,000 और वाल्मीकि वोटर 43,000, जो कुल मतों का करीब 10% है। इनमें करीब 29,000 वोटर यादव जाति से ताल्लुक रखते हैं। इसके अलावा 1,50,000 ठाकुर, 1,49,000 सैनी, 74,000 वैश्य, 71,000 कश्यप, 5,000 जाट, 55,000 प्रजापति, 48,000 पाल और 45,000 ब्राह्मण, 42,000 पंजाबी, 15,000 बिश्नोई जाति के वोटर हैं। इन जातीय समीकरणों की वजह से यहाँ बीजेपी को जीतने में काफी मेहनत करनी पड़ती है। वहीं गैर भाजपाई दल मुस्लिम, दलित और दूसरी ओबीसी जातियों के सहयोग से आसानी से जीत जाते हैं, लेकिन बीजेपी को कभी कभी मुस्लिम वोटों के बिखराव का फायदा होता है। 2014 में मोदी लहर के बीच मेरे यहाँ बीजेपी ने पहली बार जीत हासिल करके ये साबित कर दिया था कि यहाँ के जातीय समीकरण जो भी हों, विरोधियों के वोटों में बिखराव करके यहाँ जीत आसानी से हासिल की जा सकती है। इस चुनाव में मेरे यहाँ कुंवर सर्वेश कुमार सिंह ने जीत हासिल की थी। कुंवर सर्वेश कुमार सिंह ने अपने प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी के डॉक्टर एसटी हसन को मात दी थी और करीब 87,000 वोटों से जीत दर्ज की थी। उन्हें 4,85,224 वोट मिले थे, जो कुल मतदान का 43% था। वहीं सपा के एसटी हसन को 3,97,720 वोट मिले थे, जो कुल मतदान का करीब 35% था। वहीं बसपा के हाजी याकूब को 1,60,945 वोट हासिल हुए थे। उनका वोट शेयर 14% रहा था। कांग्रेस की बेगम नूर बानो इस चुनाव में 5वें नंबर पर रही थी।
मौजूदा सांसद अजरुद्दीन इस चुनाव में मैदान छोड़कर चले गए थे। 2019 में सपा बसपा गठबंधन से मुस्लिम, दलित और ओबीसी एक मंच पर आए, जिससे एक मजबूत आधार बना और इस बार गठबंधन उम्मीदवार सपा के एसटी हसन ने मोदी लहर के खिलाफ जीत हासिल की। इस चुनाव में एसटी हसन को 6,49,538 वोट हासिल हुए, जो कुल मतदान का 51% के करीब था। दूसरे नंबर पर मौजूदा सांसद बीजेपी के सर्वेश कुमार सिंह रहे, जिन्हें 2014 के मुकाबले वोट तो ज्यादा मिले, लेकिन जीत से वो दूर रह गए। सर्वेश कुमार सिंह को इस चुनाव में 5,51,416 वोट मिले थे, जो कुल मतदान का 43% था। कांग्रेस ने इस बार यहां मशहूर शायर इमरान प्रतापगढ़ी को उम्मीदवार बनाया, जो 59,000 वोट हासिल करके तीसरे नंबर पर रहे थे। 2019 में सपा बसपा गठबंधन में सपा की जीत और 2014 में मोदी लहर में मुरादाबाद में बीजेपी की जीत दोनों ही नजीरें हैं। ये नजीर बताती है कि जातीय समीकरण कोई भी हो, वो जीत का आधार तभी रखते हैं जब वो एकजुट हों, नहीं तो सारे समीकरण धरे के धरे रह जाते हैं। इस नजीर के बीच देखना दिलचस्प होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में पीतल नगरी में कौन जीत की कहानी लिखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। लोकसभा चुनाव नजदीक है और आज इस चुनावी यात्रा में हमने मुरादाबाद का हाल जाना। अगर मुरादाबाद के इतिहास पर गौर करें तो इसका इतिहास बहुत ही बड़ा है, लेकिन अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से सीट की बात करें तो ये सीट सियासी लिहाज से भी काफी बड़ी और महत्वपूर्ण मानी जाती है। 2019 में भारतीय जनता पार्टी के हर एक समीकरण को फेल करते हुए इस सीट पर सपा के सांसद एसटी हसन बने। अब यहां पर भारतीय जनता पार्टी का पसमांडा कार्ड 2024 के चुनाव में अपना रंग दिखा पाएगा या फिर अखिलेश यादव का पीडीएफ फॉर्मूला एक बार फिर इस सीट पर अपनी धाक जमाएगा, ये सवाल बड़ा है। और आज की इस चुनावी यात्रा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे होगी मुलाकात किसी दूसरे लोकसभा क्षेत्र के साथ। हमें दे इजाजत, नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।